एक नौकर का रूप में टीचर के साथ बैठकर बासन बर्तन धुलाकर, खाना पकाकर, चाय बनाकर, झाड़ू मारकर जो कुछ किया आज मेरे लिए काम आ गया। जब कॉलेज में चलना शुरू किया तब मेरी ज़िंदगी बिगाड़ने लगा। हर कोई मुझे दिखाई देने से, कुछ चीज़ अप्रोच करने से, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका पेश रीडिंग से मैं पता चलता वो आदमी मुझे बात करना नहीं चाहता है। इसको कर पाने में सीक्रेट क्या है, लोग पूछता है। सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आपकी चैनल को मुझे इस पेप टॉक शो में भाग लेने को जो समय दिया, मैं दिल की गहराई से धन्यवाद की सच स्वीकार करता हूं। और सबसे पहले मैं अपने परिचय को आपको दे लेना चाहेगा। मेरा नाम दीपक नाबम है और मैं इस लोकेलिटी जो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे इंटीरियर गांव लेपोरियांग संगो बस्ती से बिलोंग करते हैं। और मेरा जो इस इंस्पिरेशन जो मैसेज को देने से पहले मैं अपने बैक हिस्ट्री को थोड़ा अपने परिचय को बता लेना चाहता हूँ। मैं अपने लाइफ जर्नी तो बहुत कठिन ज़िंदगी गुजरा है। मैं 1980 को मैं स्कूल जाना शुरू किया और जब क्लास 2 पहुंचा है तब से मैं हाफ पैंट पहनना शुरू किया। और जब क्लास 1 से एक साल जिस साल में मैंने एडमिट लिया, उसी साल में मैं एक गानी बैग के अंदर उस सहारे से मैं जिया करता था। ना ब्लैंकेट है ना कपड़ा है, क्योंकि हमारे वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन आज की तारीख में जैसे दुनिया चल रहा है ऐसा तो नहीं है। गाड़ी भी हमारे वहाँ पे पहुँचना 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले ही पहुँचा है। रिसेंटली 6 साल पहले पहुँचा है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आया है 3 साल जैसा ही हुआ, अब 4 साल जैसा ही हुआ। और ऐसे करके उस अवस्था से आप अंदाज़ा लगा सकता है कि कितना बैकवर्ड है। तो जब मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 2 पहुंचा, जब क्लास 2 पास करके 3 पहुंचने लगा तो मैं टीचर के साथ, अपने गुरुजी के साथ बासन बर्तन धुला के मैंने क्लास 5-6 तक वहाँ तक ऐसे उन लोगों के साथ रहकर उन लोग का एक सेवा करके मैं अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन बनाया। और आज की तारीख में उस सिचुएशन का मेरा उम्र का हिसाब से भी देखने से आज की तारीख में तो कानून का हिसाब से उसको अंडर एज कहा जाएगा, काम में इंगेज नहीं कर सकता। लेकिन मेरे लिए वो जो है अंडर एज का हिसाब भी नहीं है। मेरे लिए जो मैंने एक नौकर का रूप में टीचर के साथ बैठकर बासन बर्तन धुलाकर, खाना पकाकर, चाय बनाकर, झाड़ू मारकर जो कुछ किया आज मेरे लिए काम आ गया। और ऐसे ही ज़िंदगी में करके यहाँ जैसे भी करके मैंने क्लास 12 को पास कर लिया। और उसके बाद मेरे मम्मी मेरे पापा बहुत गरीब है और गरीब होने के कारण हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। फाइनेंशियल स्कर्सिटी, इकोनॉमी स्कर्सिटी वो तो होता ही है। तो उसके कारण मैं आगे अपने एजुकेशन को आगे बढ़ नहीं पाया। परंतु उसके बाद 12 पास करने के बाद जब कॉलेज में चलना शुरू किया तब मेरी ज़िंदगी बिगाड़ने लगा। और कहाँ तक बिगड़ा, मैं 0 तक पहुँच गया। मैं एडिक्शन में चला गया। एडिक्शन मतलब अल्कोहलिक एडिक्शन। और जो उस एडिक्शन का बारे में, उस दर्द को मैंने झेला है,
मैं समझता हूँ दुनिया में आज मेरे जैसे और कोई नहीं होगा। उतना नौबत तक मुझे पहुँचा कि मेरे अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान लोग, दीपक नाम मेरा अपना आदमी है, कहने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। उसका मतलब रिजेक्शन, और उस रिजेक्शन का दर्द मेरे जीवन में मैंने महसूस किया, और उस दर्द के कारण मेरे ज़िंदगी में कुछ चीज़ बहुत संघर्ष करना पड़ा, झेलना पड़ा, और उसका चलते उसकी सफरिंग से मेरा मन में एक निर्णय, अब इंसान की जो जूता प्यारा से मैं अब सहारा लेना मेरे लिए उचित नहीं है। कहीं इधर जाओ उधर जाओ, जाता भी तो हर कोई मुझे दिखाई देने से, कुछ चीज़ अप्रोच करने से, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका फेस रीडिंग से मैं पता चलता वो आदमी मुझे बात करना नहीं चाहता है, वो आदमी मुझे इनकार करता है, वो आदमी मुझे रिजेक्शन करता है। और ऐसे ऐसे करके मेरा तो कहानी बताने के लिए बहुत है, लेकिन यहाँ इतना समय नहीं ले पाऊँगा। तो ऐसे ही करके मैं एजुकेशन को वहाँ पे अटक कर उसके बाद मैं अपने ज़िंदगी में बिल्कुल बेसहारा, मतलब बेसहारा, बिल्कुल शून्य में पहुँच गया, जीवन और मरण का सीमा में। और उस दर्द जो है मेरे लिए एक समाज में पहचान बनाया, और वो पहचान जो आज की तारीख में मैं 100 से ज़्यादा लोगों को का बीच में सेवा कर पा रहा है। तो उसमें मैं जिस दिन मुझे लोग समाज छोड़ने लगा, अपने लोग छोड़ने लगा, अपने लोग मुझे अपना है स्वीकार करने के लिए, अपने हैं स्वीकार करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था। और उस दर्द को मैं एहसास करके मैं एक समझ लिया कि समाज ऐसा होता है। समाज को मैं जान लिया, समाज का असलियत को मैंने देख लिया। तब मैं अपने आप समाज से आइसोलेशन हो गया। जब आइसोलेशन होकर बैठ गया और मैं सिर्फ और सिर्फ मात्र परमेश्वर जिसने हमें रचा है, अगर मुझे भी जीने को, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है वो मुझे जीने को हक दिया है, तो वो हक को मुझे भी मिलना चाहिए। ये निर्णय लेकर मैंने मात्र केवल परमेश्वर पर आशा रखकर अपना ज़िंदगी को इधर उधर करके भटक के, और एक आशा रखकर, एक आशा का मनोबल को मैं हिम्मत को नहीं छोड़ा। मेरे आशा का मनोबल जो है, मेरे जीवन में जो चुनौतियां है, जो आगे बढ़ना तो चाहता लेकिन बढ़ नहीं पाता, करना तो चाहता कर नहीं पाता, ऐसे ऐसे कई चैलेंजेस के साथ मुझे सामना करना पड़ा। और उस चैलेंजेस को सामना करने के लिए मेरे जीवन में मनोबल, जो एक आशा का मनोबल, मुझे भी जीने को हक है, मुझे भी अच्छा इंसान बनने को हक है, मुझे भी एक खुशी पाने का हक है। परंतु मेरे लापरवाही ने मेरी ज़िंदगी को इतना शून्य तक पहुंचाया। मैंने रियलाइज़ किया, रिपेंट किया, तब मैंने उसको लेकर मैंने अपने आप को रीगेन करने के लिए एक विश्वास का मनोबल, एक आशा का मनोबल को बरकरार रखा, उसको बुझने नहीं दिया। किसी भी कीमत में मैं बेशर्म के साथ हर चीज़ में मेहनत करना शुरू किया, और लोगों के साथ मेरा जैसा जो दुख में, दर्द में सड़ा हुआ लोगों को मैंने सेवा एक एक दो दो करके अपने प्यार को बांटने लगा। जो अपने मन में जो सहानुभूति, मैं अपने तकलीफ, अपने परेशानियों को मैंने दया लगा, और मैं अपने दुख, अपने दर्द जो जिला हुआ को मैंने सहानुभूति हुआ, और उस दर्द को लेकर मैं दूसरों का प्रति मैं भी बांटना शुरू किया। तब मेरे साथ एक एक जो लोग, सरा हुआ लोग, अपने लेवल में, जो ज़मीनी में, हकीकत में, जो ग्रास रूट लेवल में जो लोग हैं, उन लोगों के साथ मेरा संगति, मेरा परिचय, मैं उन लोगों के साथ सेवा करना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं अपने उस एक्सपीरियंस को,
उस समस्याओं के साथ जिला हुआ को मैं एक दो करके ऐसे लोगों जो रास्ते में मिलता मैं शेयरिंग करते गया। और शेयरिंग किया हुआ लोग मेरा जो उस शेयरिंग जो उन लोगों के ऊपर में असर पड़ता है, और उन असर पड़ा हुआ उस चेंजेस जो है वो फिर मुझे करीब लाता है, और एक ऐसा संगति, ऐसा दोस्त, फ्रेंडशिप होकर आगे चलने लगा। और चलते चलते उधर से ही करके मैं 2005 से एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक फॉर्म में आया। ये सोच जो है फॉर्म में आया, तब वहाँ पे 2005 से 2, 3, 4 ऐसे करके हमारे साथ जो सेवा, हमारा जो असिस्टेंट, हमारा जो संगति, उसमें बोली में, हर कर्मों में, फ्रेंडशिप में असर पड़ गया। तो हम लोग फॉर्म में आ गया, और उसी से चलते ही यहाँ अब तक सेवा उन लाचारों के लिए, उन बेसहाराओं के लिए, उन कुचलों के लिए, उन रोगियों के लिए मैं अपने उस प्यार को बांटते गया। और अभी फॉर्म में आकर अब सारे अरुणाचल में एक मेंटल डिसएबिलिटीज़ लोगों के लिए, मेंटली जो रिटार्डेशन लोगों के लिए, मेंटल इलनेस लोगों के लिए यहाँ एक सहारा, एक संस्था चला रहा है। और उस संस्था का नाम है दीपक नाबम लिविंग होम। ये दीपक नाबम लिविंग होम जो है, होम फॉर नो होम, मकान है जिसका मकान नहीं है। और ऐसे ही करके अभी अरुणाचल प्रदेश से, असम से, वेस्ट बंगाल से जो हमारी संस्था के साथ जोड़ा हुआ है और नेटवर्क फैला हुआ है, और वे लोग ऐसे लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जातियों के लोगों को यहाँ पे लाया जाता है, और उसी को यहाँ सिंकी पार्क में एक मेंटल रिहैब सेंटर का रूप में चला रहा है। और उसको चलाने में आपको मैं अभी बता चुका है कि 2005 से लेकर अब 2020 आ गया, ऑलमोस्ट 15 लॉन्ग ईयर्स ये सेवा को फुल टाइम डेडिकेट में हम सेवा करा। और ये सेवा जो कर रहा भी, तो मैं किसी को मैंने मदद किया, सेवा किया, सेवा का बदले में इन रिटर्न हमको कुछ पैसा मिलना है, कैश मिलना है, काइन मिलना है, वो मेरा बिल्कुल वो विचार नहीं है। क्योंकि मैं अपने जिस ज़िंदगी का साथ, ना मेरा पास कोई फ्यूचर था, ना मेरा पास कोई उमंग था, ना मेरा पास कोई आशा था, ना मेरा पास कोई इनकरेजमेंट देने वाला था, ऐसे में जिंदा लास्ट होकर मैं उसे उभर के निकला हुआ उस दर्द को पहचान कर, मेरा जैसा और दर्द वाला कितने लोग दुनिया में होता होगा। और अपने लेवल में, अपने कैपेसिटी में जो हो सकता है, मेरे अपने सहानुभूति से अपने प्यार को दूसरा को ज़रूर बांटूंगा। इसी का चलते ही अब तक सेवा कर रहा है। कई लोग यहाँ हमारे सेंटर में आता है, सर आपका यहाँ पे रहने के लिए फीस कितना लेता है? नो, हम फीस लेके भी नहीं देखा है, कभी फीस हम लोग लेके नहीं देखा, हम फीस के लिए काम नहीं करता है। और मैं यहाँ जितने लोग सारे अरुणाचल से, हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे जितने ऐसे केसेस को, जो कुछ लोगों को, जो रोगियों को, अनेक प्रकार का समस्याओं को के साथ जो जिलता हुआ लोगों को, जो सोशली डिप्राइव, जो ऐसे रिजेक्शन लोग हैं, और यहाँ पे जो एपिलेप्सी से और मेंटली रिटार्डेशन से, और वो ऐसे लोगों को समाज तो रिजेक्ट करता ही है, रिजेक्ट करता है। ऐसे लोगों को तो सोच में ही उसके साथ टाइम समय बिता नहीं पाता, उसके साथ कुछ शेयरिंग नहीं कर पाता। ये क्या को दर्शाता है? यही रिजेक्शन है। तो ऐसे लोगों को हमारे यहाँ पे सेवा करना हमारे लिए एक प्रिविलेज है। मैं समझकर सेवा करता हूँ, और मैं पैसा इन रिटर्न में कुछ पाना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, और करता भी नहीं, करके भी नहीं देखा है।
तो ऐसे ही करके अब तक चला आ रहा है। और उस चलाने का बीच में कई लोग मुझे फिर सवाल पूछता है, अरे सर इतना 114 अभी जो इनमेट आपके साथ है, इतने सारे लोगों को आप कहाँ से खिलाता है, मुझे पूछता है। तब मैं बताता हूँ कि उसमें आकाश का पक्षियाँ कोई खेती नहीं करता, परंतु जिस पक्षियाँ को बनाने वाला परमेश्वर उसको खिलाने के लिए उसके पास सक्षम कैपेसिटी है, उसी प्रकार मैं भी यहाँ पे कोई खेती नहीं करता, कोई नौकरी नहीं, कोई प्रोफेशन, कोई बिजनेस नहीं है, कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो भी मेरे मन का जो प्यार, मेरे मन का जो आशा, मेरे मन का जो एक दूसरों का प्रति एक सहानुभूति, वो सेवा जो है उन जो रिश्तेदारों को सर्विस जो सेटिस्फाई देता है, और उन लोग मेरे सर्विस जो है सच्चाई जो उन लोगों का मन में हर टचिंग होता होगा, और उन लोगों के सामने में ये सेवा को अप्रूव किया, तब जो लाइक माइंडेड वेल विशर जो लोग हमारे सेवा को जो रिकग्नाइज है, वह लोग कभी केस में कभी काइन में पहुंचाता है अपने रिश्तेदार लोग। तो उस चीज़ को यदि एक पेशेंट जो है गार्जियन कभी चबल पहुंचा देता है, तो उस पेशेंट को हम उसी को मात्र खिलाना वो हमारा काम नहीं है, सभी लोगों को हम मिला के बांटता है। सब्जियां पहुंचाते सभी लोगों को मिला के बांटता है। कुछ चीज़ मिलता है भी तो जुडिशियसली एज ए फैमिली, एज ए होमली, एज ए फैमिली मेम्बर्स के जैसे चलाता है। जिस स्टोर में चावल आता है, जिस स्टोर में तेल आता है, जिस स्टोर में दाल आता है, जिस स्टोर में सब्जी आता है, हम बराबर खाता है। जब हम खाने को नहीं मिलने से वो लोग भी खाने को नहीं मिलेगा, जब हम अच्छा चीज़ खाने मिलेगा तो वो लोग भी अच्छा चीज़ खाने मिलेगा। हम परिवार का रूप में चलाता है। इसलिए ये चीज़ दुनिया के सामने में उजागर है, उसमें कोई सिक्रेसी नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है, और ऐसे ही करके चला रहा हो। ये जो मैं सेकंड बात को बताया, लोग जो मुझे सवाल पूछते इतना आदमी को कहाँ से, बाहर से तो गवर्नमेंट से या किसी से सपोर्टिंग पैसा नहीं मिलता आपको, अभी तक गवर्नमेंट से तो मिलके तो नहीं देखा, और किसी से भी ऐसा फाइनेंशियल जो कोई सपोर्टिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन वो सब तो नहीं है। जितना भी सेवा किया उन लोगों को जो इनमेट्स लोगों को सेवा किया, उन लोगों का रिश्तेदार या कोई लाइक माइंडेड जो वेल विशर जिसका मन का आंखें खुला, वो लोग कुछ सपोर्ट करता है, ऐसे करके चलाते आया है। वो है मैंने अभी जो हमारे जीवन में जो चैलेंजेस प्रॉब्लम जो पेश करता है, ऐसे चीज़ों को चलाने के लिए पेश आता है, उसको आपके सामने में रखा है। और उसके बाद अभी जो यहाँ पे हमारी जो सेवा है, इस पर तीसरा पॉइंट लोग पूछता है, आप यहाँ पे इन लोगों को रख के क्या क्या करवाता है। हम यहाँ पे उन लोगों को रख के शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और सुबह को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मॉर्निंग में उन लोगों को एक काउंसलिंग गेट टुगेदर होकर जनरल में कॉमनली बैठाकर सबको वहाँ पे काउंसलिंग चलता है, गाना सिखाता है, डांसिंग करवाता है ग्रुप टुगेदर होकर। और उसके बाद सुबह को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक करवाने के बाद उसके बाद रिफ्रेश होता है, थोड़ा इधर उधर नहला उला करवाने के बाद उसके बाद 9 बजे तक उन लोगों को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद थोड़ा रेस्ट करवाने के बाद दिन को इधर उधर थोड़ा काम लगाता है, और जो जिस एरिया में जो सकता है उसी एरिया में सिखाता है उन लोगों को। यूजलेस में हम बैठने नहीं देता है, ऐसे ही करके। और फिर शाम होते होते कुछ वॉलीबॉल खेलने देता है, जो खेलने सकता है, जिस एरिया में जो कर पाता है उसी को उसी हिसाब से करने दिया जाता है। और उसके बाद फिर शाम होते होते 5 बजे से फिर वही जनरल काउंसलिंग बैठाता है, और वहाँ पे जो गाना वगैरह सिखाता है, इनकरेजमेंट करवाता है, डांस करवाता है। ये सब करवाने के बाद फिर
ख़त्म होने के बाद शाम को फिर खाना खाता है। ऐसे करके दिन पास हो जाता है। ये दूसरा बात। तीसरा बात और चौथा बात जो है, लोग पूछते हैं आपका जो ये सब करवाने वाला को लोग स्टाफ्स को कहाँ से मंगाते हैं, स्टाफ्स को कहाँ से सैलरी देता है। ये मेरा जो चैलेंजेस मेरे जीवन में जो सामने में जो बोझ, हमारे बोझ, इसको कर पाने में सीक्रेट क्या है, लोग पूछता है और उसी को आपकी चैनल के माध्यम से हम बता पा रहे आज। तो वहाँ पे जो स्टाफ्स अभी हमारे फुल टाइम डेडिकेटेड वर्कर स्टाफ्स जो है 10 तो है, तो उस 10 तो फुल टाइम डेडिकेटेड वर्कर को आप सैलरी कैसे देता है। तो मैं उन लोगों से बताता हूँ ये सैलरी के लिए काम नहीं करता। जिस रीति से दीपक नाबम को कोई सैलरी नहीं देता है और दीपक नाबम सैलरी के लिए काम नहीं करता है और दीपक नाबम ऐसे चीज़ों से उभर के निकला हुआ आदमी उस दर्द का मेमोरी के लिए सेवा कर रहा है। तो यदि ऐसा है तो हमारे जो जीनियर्स लोगों को ऐसे कुछ लोग मेंटली रिटार्डेशंस लोग अच्छा रिकवर्ड हो गया, कुछ लोग ड्रग्स एडिक्शन, कुछ लोग अल्कोहलिक एडिक्शन, उसमें अनेक प्रकार का समस्याओं से जो रिकवर होकर निकला हुआ लोग वहाँ पे फुल टाइम अपने आप को डेडिकेट करके जैसे मैं करा हुआ रहा ऐसे उन लोग भी करके निकल आया और वो लोग ही सेवा कर रहा है। तो उन लोग भी पैसा के लिए नहीं कर रहा है। ये आश्चर्य बात है। हर कोई इधर उधर एंगल लगा के सोर्स को पूछ सकता है, ढूंढ भी सकता है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही करके हमारे जो स्टाफ्स लोग फुल टाइम डेडिकेट हम जैसे सिखाता है, हम जैसे करवाता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल का आदमी है। बैठ के हम बासनबाजी ये करो वो करो बोलने वाला नहीं है, मैं करवाता ऐसे करके करने वाला है। एक दिन आपको एक कहानी बता लेता हूँ। उसके बीच में हमारे वहाँ पे 100 से ज़्यादा इनमेट्स है और इतना 100 से ज़्यादा आदमी का एक टॉयलेट का 5 यूनिट है। उस टॉयलेट 5 यूनिट में से सेप्टिक टैंकी चौथा है और वो सेप्टिक टैंकी को साफ करने के लिए क्या करता है, हम स्वीपर नहीं बुलाता है, हम अपने से करता है। तो एक बार ऐसा हो गया कि सेप्टिक टैंकी फुल हो गया। टैंक फुल होने के बाद हमारा जूनियर को 2 स्टाफ्स को मैंने लगाया, ये सेप्टिक टैंकी को हटाओ। तो वो दोनों हटाना नहीं चाहता है, खूर को हाथ में पकड़ के ऐसे करके कर रहा है, ऐसे करके कर रहा है। तो तब मैं सैटिस्फाई नहीं लगा, होगा आप दोनों रुको, मैं बोल के मैं अपना ड्रेस को चेंज करके घर जाके हप्पन लगवा कर और सेप्टिक टैंकी के अंदर में मैं खुद डूब गया, मैं घुस गया। यहाँ पूरा सेप्टिक टैंकी का जो गंदा लगा है, तो टैंकी से मैं बकेट लगा कर ऐसे उतार कर फेंकने लगा। तब हमारा जूनियर जो स्टाफ्स दोनों जो है, अरे सर आप मत करो, हम लोग ही करेगा। तो मैंने करके दिखाया, तब उन लोग हिम्मत बढ़ा है। ऐसे जो ये जस्ट उदाहरण है, ऐसे फ्रंट लाइन में हम जो इंस्पिरेशन, जो ऐसे पीछे में जो नहीं कर पाने वाला करके दिखाना, ये एक अच्छा उदाहरण है। तब से उन लोग हिम्मत हो गया ये कर सकता है, तब उन लोग करने लगा। तब से लेकर अभी स्वीपर नहीं बुलाता है, कोई वहाँ टॉयलेट करके रखता है, फेंक देता है और वहाँ पे बाहर इधर उधर क्या करता है, पूरा साफ सुथरा करने में हमारे स्टाफ लोग सक्षम है। ऐसे करके हमारे लोगों को सेवा करके, अभी हमारे लोगों को गाइड करके सेवा करने में सक्सेस हुआ। और यहाँ तक सीमित है, ऐसा बात नहीं है। जब तक हम रहेगा यही हमारा एक फुल टाइम प्रोफेशन हो गया। दूसरों के लिए जीना अच्छा है। दुनिया में तो हर कोई अपने लिए तो जीता तो है, लेकिन दूसरों के लिए समय दे पाना हर कोई के लिए एक बोझ जैसा लगेगा। और उस सीमाओं को पार करके दूसरों के लिए समय बिताना अच्छा लगा है। तो ऐसे ही करके अभी अपने वहाँ पे सिनकी पार्क में जो दीपक नाबम लिविंग होम का संस्था को मैं चला रहा हूँ। और इसी बातों के साथ मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ।